हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बैंक वॉरियर। दिस इज़ इरफान खान और आज है 14 फेब। तो आज मेरा फाइनली IBPS PO इंटरव्यू का ख़त्म हो गया मेरा IBPS PO इंटरव्यू। जो एक बहुत बड़ी टेंशन थी कि चलो IBPS PO का इंटरव्यू उसके लिए तैयारी करो वो सब कुछ, चलो आज ख़त्म हो गया। तो उस रिगार्डिंग की अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। तो मेरा रिपोर्टिंग टाइम था सुबह 8:30 बजे, तो वो हो गया था सुबह 10 बजे तक मेरा इंटरव्यू सेलेक्ट गया था, पूरा ख़त्म हो गया था। वही रूल है भाई, पहले जाओ पहले पाओ, जितनी जल्दी जाओगे उतना बढ़िया। जाके जल्दी से DV करवा दो, वो सब कुछ करवा दो, फिर नंबर आ जाएगा, ऊपर ले जाएंगे रूम में, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, फिर भेज देंगे आपको। तो मेरा तो 10:30 बजे तो मैं बाहर आ गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, तो 8 बजे ही पहुँचा और जाते ही हमें तो भाई वो पहले ही पहुँच गया 8 बजे ही। 8:30 बजे तो परमिशन लेटर में रिपोर्टिंग टाइम था। 8 बजे ना हमारा वो डॉक्यूमेंट के लिए वो फॉर्म देते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट लाए हो, वो सब कुछ भरना हो, तो वो दे दिया और फिर ले गए ऊपर। 8:30 बजे हमारा DV स्टार्ट हो गया था। तो बस इससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई बहुत से बंदे ऐसे थे जिन्होंने NOC नहीं ले रखी थी। तो NOC ले लो, वो ओरिजिनल NOC अपने पास रखेंगे। और जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जैसे कई बंदे थे, 1 या 2 बंदे थे जिन्होंने उनकी गलती ये थी कि वो EWS में थे, तो उन्होंने स्टेट का बना रखा था। तो भाई उनको सिर्फ इतना है कि भाई सेंट्रल की जॉब होती है बैंक की, तो अगर आप सेंट्रल में EWS में आते हो तो सेंट्रल का EWS बनाओ, स्टेट का मत बनाओ, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल दोनों के अलग अलग होते हैं EWS। तो ये था, और बाकी तो कुछ नहीं, एकदम स्मूथ। 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आपके पास 3 साल की हैं तो वो ले जाओ, वरना फाइनल ले जाओ, प्रोविजनल डिग्री ले जाओ, या फिर जो डिग्री है वो ले जाओ। बस ये चाहिए, एक ID चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, ये सब कुछ, सबका एक फ़ोटोकॉपी। तो फिर हो गया, फिर ऊपर चले गए, वहाँ पे बैठे थे। तो चलो उसकी बात करते हैं कि क्या हुआ। जैसे ही रूम में गया, मैं कम इन सर बोला, फिर अंदर बुलाया, जाते ही बोला बैठ जाओ। इतना टाइम नहीं बोला मिला कि गुड मॉर्निंग बोल पाऊँ, तो जाते ही बोला बैठ जाओ। बैठ के फिर मैंने ना गुड मॉर्निंग बोली, मैम को बोली, बाकियों को बोली। फिर उन्होंने सबसे बीच में जो पैनल के हेड बैठे थे, सर थे, तो उन्होंने बोला अपने बारे में बताओ। तो हिंदी में बोला, तो मैं हिंदी में ही शुरू हो गया। मैंने बताया मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है, मैं उस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैंने ये ग्रेजुएशन कर रखी है, इस कॉलेज से कर रखी है। और उसके बाद में मैंने जो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन थी वो बताई, और ये भी बताया कि मेरा ये IBPS PO का सेकंड इंटरव्यू है। और लास्ट में 1-2 क्वालिटीज़ बता दी अपनी। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर पहला क्वेश्चन आया, बैलेंस शीट क्या होती है। तो मैंने बताया ये होती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में फिर आया कि कैपिटल, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी रेशियो क्या होता है ना। तो मैंने उसके बारे में बता दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका करंट रेशियो है ना 0.9 है, तो वो अच्छा, नेगेटिव है या गुड है या फिर बेकार है। तो मैंने बताया बेकार है, क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ इस रेशियो के हिसाब से करंट एसेट्स से ज़्यादा है, जो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है। बोला ठीक है। तो फिर बताओ कि कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें हम माने कि उसका करंट रेशियो कितना हो, तो उससे पता चले कि ये ठीक है ऑर्गेनाइजेशन है ना, अच्छी पोजीशन है। तो मैंने बोला सर मेरे को श्योर नहीं पता, क्योंकि बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, पर मेरे को जहाँ तक याद आ रखा है वहाँ तक मुझे लगता है 2:1। जब उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है, इतना हो गया। फिर उन्होंने पूछा CSR, जो मुझे उस टाइम तो ऐसे एकदम ब्लैक हो गया था कि भाई कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो मैंने थोड़ा सोचा 2-3 सेकंड और फिर बोला कि सॉरी सर मुझे नहीं पता। तो फिर उन्होंने बोला कि ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब अचानक से मुझे याद आया। तो मैंने बोला हाँ सर आता है। तो बोला ठीक है बताओ। तो फिर मैंने उनको बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ जिम्मेदारी होती है सोसाइटी के लिए, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ही नहीं होता, उनकी कुछ होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उसका नेट प्रॉफिट का अपने ना 2% है ना उन पे खर्च करना होता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो उन्होंने पूछा कोई ऐसी लिमिट होती है क्या जिससे ना वो डिसाइड हो कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये एप्लीकेबल होती है CSR। तो मैंने बोला सर मुझे ध्यान नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं। फिर दूसरे पैनल मेंबर के पास चले गए। उन्होंने मेरे पापा का वो भी पूछा, पापा क्या करते हैं, तो मैंने वो बता दिया। फिर उससे ज़्यादा सवाल नहीं आते। फिर दूसरे पैनल मेंबर के पास कर दिया ट्रांसफ़र। उन्होंने पहले ही सवाल पूछा कि
अपने इंडिया में फ़िलहाल है ना जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है उनका बहुत चलन है, तो उसके बारे में कुछ जानते हो। मैंने बताया फिर कि उनका टर्नओवर इतना होना चाहिए, वो क्लासिफिकेशन जो अपन सब पढ़ के जाते हैं वो बताया, कैपिटल में इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो वो बोले ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि अपनी जीडीपी में या देश की इकोनॉमी में इनका क्या रोल है। तो मैंने पहला तो बताया कि है ना वो अपनी लगभग पॉपुलेशन है ना वो गरीब है, तो ना बड़े बड़े बिज़नेस नहीं खोल सकती, तो छोटे छोटे एंटरप्राइज खोलती हैं, तो उससे ना इनकम आती है उनके, तो उससे अपनी जीडीपी आती है, जीडीपी में इकोनॉमी में बढ़िया वो होता है। तो उन्होंने बोला ठीक है। और तो फिर है ना मैंने बोला अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है कि अगर कोई छोटी एंटरप्राइज खोलेगा माइक्रो या स्मॉल, तो वो ना काम पे 10-15 लोगों को रखेगा, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो बोला ठीक है। और तो फिर मैंने बोला और बताया उसके बारे में कि जब कोई एंटरप्राइज या कोई बिज़नेस खोलता है तो उसको कैपिटल चाहिए होती है, तो वो कैपिटल लेने के लिए बैंक में जाएगा, तो बैंक से लोन लेगा, बैंक को इंटरेस्ट इनकम होगी, वो कोर इनकम हो जाएगी बैंक के लिए। तो बोले ठीक है। और तो फिर मैंने बताया कि वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी देगा, वो सैलरी जाके वो मार्केट में खर्च करेंगे, उससे मनी का फ़्लो रहेगा। तो बोले ठीक है। फिर पूछा कि तुम्हारे जो एरिया है सीकर के साइड का है ना उसमें तो ज़्यादा लोग है ना आर्मी में जाते हैं, तो फिर तुमने क्यों नहीं सोचा कभी आर्मी में जाने का। तो मैंने बताया कि सर है ना वैसे तो मेरी फैमिली में है, पर मेरी जो पापा हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे, जो भैया हैं वो भी टीचर हैं, तो फिर मेरे को वो ऑप्शन कभी लगा नहीं कि मैं उसमें जाऊं, तो मेरे को बैंकिंग ही ठीक लगा। तो बोले ठीक है। फिर जो चौथे मेंबर थे, तीसरे या चौथे जो साइड में बैठे थे कुछ नहीं बोल रहे, तो उन्होंने अचानक पूछा कि तुम्हारी हॉबीज़ क्या है। तो मैंने बताई कि ना डायरी राइटिंग और प्लेइंग क्रिकेट है ना। तो उन्होंने डायरी राइटिंग पे पूछना स्टार्ट कर दिया कि भाई इसके बेनिफिट बताओ। एक बताया, 2 बताए, 3 बताए, 4 बताए, वो रुके नहीं, और फिर लास्ट में मैंने जब ये बोला ना कि सर इससे ना मुझे ये पता मैं अपनी ग्रोथ है ना ट्रैक कर सकता हूँ कि अगर 2 महीने पहले मुझ में जो कमी थी वो मैंने लिखी, तो उसके बाद अभी मैं उसको पढ़ूंगा तो मेरे को हिसाब रहेगा कि सर मैंने कौन सी कमी सुधार की है या नहीं की। जो बोले हाँ तुम्हारा डेवलपमेंट है ना। मैंने बोला हाँ सर। तो फिर उन्होंने लास्ट में पूछा कि ना कब लिखते हो, सुबह लिखते हो या रात को लिखते हो। मैंने फिर बताया कि सर मैं रात को सोने से पहले लिखता हूँ। तो बोले ठीक है। फिर जो चौथे पैनल मेंबर थे जिन्होंने ना पहले मुझसे वो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के बारे में पूछ लिया था, तो उन्होंने ना फिर बोला चलो प्लेइंग क्रिकेट भी तुम्हारी हॉबी है ना, तो सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है। तो मैंने बताया विराट कोहली। तो फिर उन्होंने बोला कि विराट कोहली तो यार बड़ा एग्रेसिव है, और तुम्हें देख के ऐसे लगता है तुम बड़े से एकदम ठंडे से आपके काम टाइप आदमी हो, तो तुम्हें कैसे पसंद आया। तो मैंने बोला सर मेरे को ना उसकी जो बैटिंग स्टाइल है ना वो बहुत पसंद है, उसके जो शॉट्स वगैरह है ना वो बहुत क्लासिक शॉट मारता है, तो फिर इसके लिए मुझे अच्छा लगता है वो। तो बोले ठीक है। फिर चौथे पैनल मेंबर थे, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे एरिया में फसल कौन सी होती है। तो मैंने बताया प्याज होती है, गेहूँ होती है, और है ना वो बाजरा होती है। तो उन्होंने पूछा कि प्याज है ना कौन सी सीज़न में होती है। तो अभी जो सीज़न चल रहा है उसमें ना प्याज निकालने की वो है कि ज़मीन से निकालना है उन्हें। तो मैंने बताया कि अभी प्याज निकालने स्टार्ट हो गए हैं ना, और मार्केट में भी जा रहे हैं मंडीज़ में। तो उन्होंने पूछा भाव क्या चल रहे हैं प्याज के। तो मैंने बताया कि 3 रुपये किलो। तो बोले यार हम तो 30 रुपये किलो लेके आते हैं। तो मैंने बताया कि सर आप दुकान से लेके आते हो, मंडी में जो किसान लेके जाता है उसको 3 रुपये पड़ रहे हैं फ़िलहाल। तो बोले ठीक है। फिर जो मैम बैठी थी उनके पास आया, तो उन्होंने पहला सवाल पूछा कि रिजवान तुम जिस कॉलेज से पढ़े हुए हो, क्योंकि उसका नाम इस्लामिया है तो ऐसे लगता है वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, तो तुम उससे ही क्यों पढ़े, बाकी किसी जनरल से पढ़ सकते थे ना, और जिसमें सब अलाउड हो। तो मैंने समझाया कि मैम इसका नाम ही सिर्फ इस्लामिया है, इसमें सारे जो बंदे होते हैं ना सब अलाउड है, सारे रिलीजन के, इवन के टीचर्स भी है ना वो भी कई दूसरे रिलीजन के हैं, तो कोई ऐसी नहीं है बात स्पेशल वाली कि सिर्फ मुस्लिमों का एडमिशन मिलता है। तो फिर उन्होंने बोला कि ना वो
और एक रीज़न और बताया था कि सर मैम मेरे गांव से ना, मेरे घर से ना सबसे पास में ये कॉलेज थी। तो फिर इतनी देर में वो जो हेड मेंबर थे ना, उन्होंने बोला 1 मिनट, तुम तो किलडोली दूसरे गांव से और ये सीकर में सिटी में ये कॉलेज तो सबसे पास कैसे हुई। तो मैंने बताया कि सर मेरे गांव से सीकर तक ऑटो आता है और ऑटो स्टैंड है ना, उससे सबसे करीब ये कॉलेज है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह और टाइम कम लगेगा, तो इसलिए मैंने इसमें एडमिशन ले लिया। बोला ठीक है। फिर उन्होंने जो लेडीज़ थी वो दोबारा से मैम उन्होंने पूछा कि तुम्हें पता है फ़िलहाल इंडिया में ना ये कई यूथ न्यूज़ आती रहती है कि कई मुस्लिम लड़के ना जाके ना वो टेररिस्ट ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, तो इनके पीछे रीज़न क्या है, तुम्हें क्या लगता है। तो मैंने बताया कि मैं ना वो पहला तो एजुकेशन, कि अगर एजुकेशन होगी, वो एजुकेटेड होंगे तो उन्हें सही गलत का फ़र्क पता रहेगा। तो उनमें एजुकेशन नहीं है, तो इसलिए जो उन्हें सही गलत का फ़र्क नहीं पता चलता और वो गलत राह पे चल पड़ते हैं, इसके लिए। तो फिर उन्होंने बोला ये बात ठीक है, पर कई ऐसे हैं जो बहुत एजुकेटेड होते हैं, वो भी होते हैं। तो मैंने बताया कि मैम पैसों के लिए जाते हैं कई, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता उनके पास, तो उन्हें गुमराह करके पैसों के लिए कि तुम्हें रोज़गार मिलेगा, ये सब कुछ करके उन्हें ले जाते। बोले कई ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे भी खूब है, फिर क्यों। तो मैंने बताया कि मैम कई ऐसे केसेस होते हैं जिनमें पावर की भूख होती है, कि उनको ऐसे लगता है कि हमें पावर मिल जाएगा, तो इसलिए वो चले जाते हैं। तो ऐसे करके 10-12 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। उसके बाद में लास्ट में वो सब ने ठीक रहा, सब ने क्वेश्चन पूछ लिया, 5 मेंबर ने। उसके बाद में उन्होंने बोला ठीक है आपका हो गया। तो मैं खड़ा हुआ, थैंक यू बोला, आराम से रूम से बाहर आ गया। तो ये था। तो मुझे तो ऐसे ही लगा बढ़िया है। अब देखते हैं नंबर कितना आता है। टाटा बाय बाय, थैंक यू।